साजिद तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तारड़ साहब एक नहीं, दो नहीं, 3 मुलाकातों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ मौजूद थे। एक मरतबा, 2 मरतबा बल्कि अमेरिका में और एक मरतबा ब्रसल्स के अंदर, और तीनों मरतबा साजिद तारड़ साहब ने बातचीत भी की, पूरे प्रोग्राम को मैनेज भी किया। और ये तीनों मामलात जो हैं वो मार्का हक के बाद हुए। मार्का हक के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान सफारती सतह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब मेरी इस खबर की तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे साजिद तारड़ साहब मेरे साथ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करते हैं। साजिद साहब, जो खबर मेरे पास है वो ये है कि आप तीनों प्रोग्राम्स के अंदर मौजूद थे। इसकी सिग्निफिकेंस ये भी बनती है कि पूरा जो एक तब्दीली का एक मामला है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, जिस रिकैलिब्रेशन की बात आपने काफ़ी अर्से पहले की थी जब कन्वेंशन सेंटर में आप यहाँ पे तकरीर करके गए थे, वो रिकैलिब्रेशन के अंदर जैसा आपका की ख्वाहिश थी वैसे ही पाकिस्तान पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। फील्ड मार्शल साहब की 3 मीटिंग्स हैं, जिसमें तीसरी का तस्करा इसलिए भी ज़्यादा है कि सुहेल वड़ाई साहब ने आज कॉलम लिखा है और वो टॉक ऑफ द टाउन है इस वक्त पाकिस्तान में, कि जिसमें सियासी मामलात के ऊपर भी बातचीत की है। तो आसिम मुनीर साहब के साथ 3 मीटिंग्स हुई, क्या तीनों में आप मौजूद थे? तीनों के अंदर जो वो बातचीत थी उसका क्या खुलासा था? आंखों देखा हाल क्या था? तारड़ साहब, अगर आप हमारे लिए कुछ खबर दे सकें, कुछ बात कर सकें। डेफिनेटली फवाद भाई, मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि मुझे शर्फ हासिल है कि दुनिया के 2 अजीम लीडरान, एक डोनाल्ड ट्रंप साहब और दूसरे फील्ड मार्शल साहब, उनके साथ ना सिर्फ मैं सफर करता रहा हूं, उनको सपोर्ट करता रहा हूं, फील्ड मार्शल साहब के साथ सफर करता रहा हूं। यहाँ पे 3 जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ, डायस्पोरा के साथ उनकी इंटरेक्शन है। उन तीनों के अंदर एक में होस्ट था और दोनों जो दूसरी इवेंट थे उनमें पार्टिसिपेंट था, स्पीकर था आर्मी। मुझे एजाज हासिल है आर्मी चीफ साहब की स्पीच से पहले मैं डायस्पोरा से जो है वो तकरीर करता। बस अब उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा, एक तो आर्मी चीफ साहब ने, पहले मैं बुलेट पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी की सक्सेस की स्टोरियां बताई। फिर उन्होंने जो मार्का हक है बनियानुल मरसूस, उसके बारे में बताया। और मुझे आज ये फख्र है कि जिस वक्त हमारे दुश्मन ने 80 तैयारों के साथ, 200 मिसाइलों के साथ पाकिस्तान को ललकारा, और हमारे फील्ड मार्शल साहब जो कि तहज्जुद गुजार हैं, सैयदजादा हैं, हाफिज़ कुरान हैं, उन्होंने सुबह तहज्जुद की नमाज अदा की। उन्होंने फिर कुरान से जो है गाइडलाइन ली और बुनियानुल मरसूस का नाम पिक किया और फिर उन्होंने उसका जवाब दिया। और फिर उसके बाद मौजज़ात, 14 अगस्त एक बहुत बड़ा दिन है, इसी तरह 10 मई एक बहुत बड़ा दिन है। वाद भाई, मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दुनिया के अंदर मिलिट्री वारफेयर के बारे में पढ़ता रहा हूं। जिस तरीके से गेंगिस खान, जिस तरीके से अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट, जिस तरीके से हिटलर और वो सारी जो करते रहे, अब मैं समझता हूं हमारे फील्ड मार्शल साहब ने भी उसी तरीके से पाकिस्तान के दिफा के लिए जो तारीख रकम की है। $81 बिलियन सालाना बजट आर्मी का भारत का, और 9 बिलियन आपका बजट, 16 लाख फौज भारत की और आपकी 7 लाख फौज। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने साबित किया है कि जंगें जज्बों से जीती जाती हैं, हथियारों से नहीं जीती जाती। सर, बातचीत क्या होती रही तारड़ साहब तीनों मीटिंग्स के अंदर? पहली वाशिंगटन वाली की तो बातचीत हो गई थी, उसके बाद 2 मीटिंग्स के अंदर क्या बातचीत हुई सर? देखें, एक तो 2 मीटिंग टेम्पा के अंदर, वाशिंगटन डीसी में तकरीबन 14 के करीब फील्ड मार्शल साहब ने सवालात लिए डायस्पोरा से, जिसमें इकानमी मौजूद थी, हल्की फुल्की सियासत के बारे में बात हुई। टेम्पा के अंदर उन्होंने बिलखसूस डेमोक्रेटिक मॉडल्स, जमहूरियत के मॉडल जो है उनके बारे में बात की। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी मॉडल ऑफ मलेशिया और इंडोनेशिया, हाइब्रिड निजाम भारत का, उसके बारे में जिक्र किया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कश्मीर को आज उनके हक़ अरादियत देने से खौफजदा है, उसके बारे में बात की। फिर उन्होंने एक मिसाल दी कि उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ पॉलिटिशियन एज वेल, और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू भी सियासतदान है। फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के कुछ रोल की, दबे लफ्जों में यह बात की कि किस तरीके से सियासतदान अपने जाती मुफाद को कौमी मुफाद पे प्रेफरेंस देते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस, दुनिया के अंदर सियासतदान किस तरीके से अपने सियासी मकासद के लिए बड़ी बड़ी जंगें छेड़ते हैं। उन्होंने, उनका इशारा कश्मीर की तरफ था, बिहार के इलेक्शन की तरफ था, उनका इशारा 27 सितंबर RSS की एनिवर्सरी के तरफ था, फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र किया गया। और फिर मैं समझता हूं
उन्होंने बल्कि अपनी तकरीर के दौरान इस चीज का भी इरादा किया कि वो पाकिस्तान का दिफा करते हुए शहीद होना प्रेफर करेंगे वर्सेस टू सरेंडर पाकिस्तान। उन्होंने बार बार कहा कि ये 1971 नहीं है। जो मैंने फवाद भाई ऑब्जर्व किया है, हमारे फील्ड मार्शल साहब की बॉडी लैंग्वेज, जज्बात, दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, दिफा और पाकिस्तान की इकानमी। उन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने डॉलर को कंट्रोल किया, उन्होंने बताया किस तरह पाकिस्तान का एक टोला, एक मजहबी सियासी टोला चाहता था पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, श्रीलंका बन जाए, लेकिन उन्होंने आज अपनी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का इशारा दिया। आज आप तारड़ साहब हम ये कह सकते हैं कि सियासी गुफ्तगू भी उसमें होती रही, क्योंकि कॉलम की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वड़ाई साहब की, उसमें तो उन्होंने सदारती निज़ाम के हवाले से भी जो है वो उनसे पूछा कि कोई आपके सदर बनने की ख्वाहिश है, तो फील्ड मार्शल ने बड़ी सख्ती से उसकी जो है वो तरदीद की और कहा कि वो वतन के जो है वो मुहाफ़िज़ की हैसियत से खिदमात में फ़ख्र महसूस करते हैं। तो इस तरह की भी कोई बात हुई? फिर ख़ास तौर पर डायस्पोरा जो मौजूद है उसको हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो कोई उसका कोई मुंसलिक है, वो उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए जो बात करते हैं। तो वहाँ पर कोई चैलेंजिंग किस्म के सवालात इस हवाले से हुए? टैंपा के अंदर एक डायस्पोरा का एक जो मेंबर थे, उन्होंने ये बल्कि उन्होंने रिमार्क्स दिए बजाय क्वेश्चन के। उन्होंने कहा कि वो पसंद करेंगे आर्मी चीफ साहब को सदर बनते हुए, जिसकी उन्होंने सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा कि मुझे कोई शौक नहीं है सदर बनने का, मैं एक सोल्जर हूं, पाकिस्तान का दिफा करना जानता हूं, करता रहूंगा। दूसरा मैं समझता हूं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और जो करंट हमारा इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तारीफ की, उनके वाकयात की। उन्होंने 18-18 घंटे किस तरह जंग के दौरान काम करते रहे इसकी तारीफ की। लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसा कोई पॉलिटिकल रोड मैप आगे रखा हो जिसपे वो माफी तलाफी या कोई हालात बेहतर होने की। ये मैं इस पे माजरत करूंगा कि मेरी नजर से ये ऐसा नहीं कुछ हुआ। अच्छा, आप जो सारी तीनों मुलाकात थी, पहली मुलाकात और फिर अब दूसरी मुलाकात और फिर तीसरी जो ब्रसेल्स के अंदर जो तकरीब हुई, इन तीनों के अंदर एक ही मौक़िफ़ का इरादा था। फिर एक जुमला जो बार बार कोट हो रहा है आर्मी चीफ से कि वो ये कहते हैं कि इंडिया अगर डैम बनाएगा तो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। इस तरह की कोई बात थी तारड़ साहब? क्या उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था सर? उसमें टैंपा के अंदर बार बार बल्कि दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। टैंपा के अंदर उन्होंने कहा कि अगर किसी ने 2.5 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने की कोशिश की तो हम मिसाइलों के साथ जवाब देंगे, 10 मिसाइल मारेंगे। बल्कि उन्होंने कहा मिसाइलों की हमारे पास कमी नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो एयर मार्शल, भारतीय एयर मार्शल ने ये जो क्लेम किया है कि 6 तैयारे पाकिस्तानी गिराए, उन्होंने कहा कि हम किसी थर्ड पार्टी से तैयारे गिनवाने की पेशकश करते हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर में दुनिया की बड़ी ताकतें सैटेलाइट के जरिए हर चीज देखते हैं, वो डबरीज कहां गई हैं, वो आसमान खा गया, जमीन खा गई। तो इस तरह के मजाक आप मत करें, लेकिन अगर दोबारा किसी ने इस तरह की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैंने जिस तरह आपको बताया है, ओवरसीज कन्वेंशन के अंदर आर्मी चीफ साहब बड़े जज्बात के साथ उन्होंने कहा था कि 1500 के करीब दहशतगर्दों को पाकिस्तान के मुस्तकबिल से नहीं खेलने दिया जाएगा। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर वो भी अपनी हरकत से बाज ना आए, टीटीपी को सपोर्ट करना उन्होंने ना छोड़ा, तो उसके भी सख्त कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और आज पाकिस्तान और चाइना दोनों, अमेरिका और चाइना दोनों पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं टैंपा का उनका जो दौरा सेंट काम का था उसका फ्रूट आपके सामने आ चुका है। मैं ना उसके ऊपर मैं तारड़ साहब आपके पास वो जो सेंट कॉम का था उसके ऊपर जरूर बात करूंगा, लेकिन आपने एक बड़ा अहम नुक्ता लिया जो पाकिस्तान में लोग जानना चाहते हैं कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात, पाकिस्तान इसको बैलेंस कैसे करेगा? क्योंकि इंडिया बैलेंस नहीं कर पाया कि जब वो रशिया के ज़्यादा करीब गया है, तो अमेरिका इस वक्त खासा फ्यूरियस है उसके हवाले से। देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस वक्त काफी फ्लॉज मौजूद हैं। टैंपा के अंदर फील्ड मार्शल साहब ने फरमाया था कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से बहुत इंप्रेस है, बल्कि लोगों को चाहिए हमसे क्लासें लें। आज दौर वो आ चुका है, आपके 3 फेडरल मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी में होते हैं जब हमारे आर्मी चीफ साहब खुद चाइना में होते हैं। तो उन्होंने बल्कि इस चीज का भी इजहार किया कि ना आज तक हमें चाइना ने कहा है कि आप अमेरिका से रिलेशनशिप ना रखें और ना कभी हमें अमेरिका ने मजबूर किया है, लेकिन वो दोनों के साथ को बैलेंस कर। यहां मैं देखने सुनने वालों को ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका और चाइना की जो ब्रेक थ्रू है उसका एजाज भी पाकिस्तान को हासिल है। हेनरी कैसिंजर दौर के अंदर 70s में पाकिस्तान ने किस तरीके से उनका दौरा चाइना का अरेंज किया था। मेरे ख्याल में आज वो टाइम आ चुका है, योल्टा 2 होगा, पाकिस्तान एक ब्रिज बनेगा, उस रीजन के अंदर एक पावर बनेगा।
अफगानिस्तान, देखें चाइना इंटरेस्ट रखता है सी पैक में, अफगानिस्तान में भी जाना चाहता है सी पैक के साथ। अमेरिका मैं समझता हूं कि इसको बर्दाश्त करेगा। नए अपने क़यादत जो जोल्टा 2 है, जिस तरह कल की मिसाल देना चाहूंगा, अलास्का के अंदर जो मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, इसी तरह की मीटिंग्स फ्यूचर में प्रेसिडेंट शी के साथ भी होगी। और तीनों जो बड़ी क़यादतें हैं, तीनों बड़ी सुपर पावर्स अपने अपने एरिया का तयन करेंगे और ट्रेड के जरिए आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं उसमें पाकिस्तान इज अ की कंपोनेंट, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से, क्रिप्टो करेंसी की वजह से। फील्ड मार्शल साहब ने रिकोडेक के बारे में बात की कि कितनी इनकम होगी सालाना रिकोडेक की, हर साल एक माइन ऑपरेशनल होगी, उन्होंने ये बताया। और $130 बिलियन का जो कर्जा है पाकिस्तान का, वो 5 सालों में दिया जाएगा रिकोडेक की इनकम के साथ। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 2030 तक पाकिस्तान G20 का हिस्सा होगा। क्रिप्टो के हवाले से कोई बात हुई क्या तारड़ साहब की? क्रिप्टो का पाकिस्तान का क्या प्लान है सर? प्लान उन्होंने कराची के करीब बताया कि हम एक जगह मुख्तस कर रहे हैं जहां क्रिप्टो माइनिंग होगी। अच्छा। और जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने बल्कि डायस्पोरा को कहा कि आप वहां आए, हम आपको प्लग इन मॉडल देंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो जो सारा एरिया है उसमें एटॉमिक एनर्जी के जरिए उस एरिया को एनर्जाइज किया, बिजली प्रोवाइड की जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, और देखें आपकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, अगर उस पर नजर दौड़ाई जाए। मैं तारड़ साहब एक ब्रेक लेके जरा मिलिट्री डिप्लोमेसी पे भी आपसे बात करनी। और मजीद ब्रिगेड नाम का एक दहशतगर्द टोला था जो यहाँ दंदनाता फिरता था, उसके ऊपर जो है वो अमेरिका ने पाबंदी लगाई है। और ख़ास तौर पर मुझे याद आता है कि अभी गेट वाला जो मुलजिम पकड़ के दिया था, मुजरिम जो पकड़ के दिया था, उस पर जनरल कोरेला बड़े खुश थे। तो सेंटकॉम की इस तकरीब में शिरकत होना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? फिर कितना खुश है अमेरिका दिफाई मामलात में पाकिस्तान के साथ, इंटेलिजेंस मामलात के अंदर कितना आगे बढ़ सकता है, इस पर भी बात करूँगा। और मजीद ब्रिगेड के साथ साथ TTP जो है उसके हवाले से अमेरिका क्या अपना मौक़िफ़ अब वाज़ेह करता जा रहा है,